हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास पीपी कंपटीशन एकेडमी में। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कुछ 2 दिन थोड़ा क्लासेस नहीं हो पाई थी। चलिए तो फिर आज से स्टार्ट करते हैं। फिर आज स्टार्ट करते हैं एमपी का। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ पर्वतों के बारे, कुछ पहाड़ियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए। फिर जल्दी से हम एमपी की आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में, अगर वनडे दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, आप उसमें एक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, पर 1-2 प्रश्न तो कन्फर्म ही होते हैं कि उससे आएंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और सारी नदियों को डिटेल से करेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से सभी कोई आ जाइए, फिर हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वनडे दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, एसआई पुलिस कुछ भी देना चाह रहे हो आप लोग, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि नदियों से आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखोगे तो एक से भी ज़्यादा प्रश्न आए, एक तो कन्फर्म है कि आया हुआ है। कभी कभी पूछ लेगा ये किस नदी का नाम था, या पूछ लेगा सहायक नदियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं नदियों में। तो हम सारी चीज़ों को छोटे से लेके बड़ा तक पूरा डिफाइन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। आज से हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अपवाह तंत्र। वैसे तो आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा अपवाह तंत्र क्या होता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं। देखिए अपवाह तंत्र होता क्या चीज़ है, पहले हम ये समझेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र के बारे में दिख रहा है अपवाह तंत्र। अभी ये लिखा हुआ है तो हम इसके बारे में देखते हैं ये है क्या, अपवाह तंत्र होता क्या चीज़ है। तो देखिए जब किसी भी वाहिकाओं यानी चैनल्स, जब किसी भी चैनल्स के माध्यम से किसी भी चैनल के द्वारा या नदियों के द्वारा जल का जो प्रवाह होता है ना, कोई भी वाहिकाओं या चैनल्स के द्वारा या नदियों के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है वो अपवाह कहलाता है। ठीक है। और यही नदियाँ और चैनल्स जो तंत्र बना लेती हैं, एक विस्तार क्षेत्र बना लेती हैं, वही अपवाह तंत्र है। मतलब कि अगर सामान्य भाषा में आप समझेंगे, जैसे कि अगर कोई नदी एक निश्चित माध्यम में प्रवाहित हो रही है, एक निश्चित दिशा में, है ना, वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है, और उसी चैनल में उसी निश्चित दिशा में और भी नदियाँ आकर जुड़ जाती हैं, फिर अपना क्षेत्र, वो तंत्र जो बना लेती है नदी, अपने उसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है एक ही दिशा में, और नदियाँ आकर जुड़ती जाती है, वही है अपवाह तंत्र, है ना। किसी निश्चित माध्यम, चैनल्स या नदियों के द्वारा जो जल प्रवाह होता है वो अपवाह कहलाता है। इतना समझ में, अपवाह कहलाता है। और यही जो तंत्र बना लेते हैं, यही नदियाँ या चैनल्स जो है तंत्र बना लेती है, क्षेत्र पूरा बना लेती है, वही है अपवाह तंत्र। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए अपवाह तंत्र आप लोगों को समझ में आ गया, तो हम थोड़ा मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब मैं इसे कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं ना। अभी तो आप लोगों को लगेगा डिटेलिंग करा रही मैम इतना ज़्यादा, पर प्रश्न एक्चुअली आते कहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों ने अपवाह तंत्र जान लिया। अपवाह तंत्र के साथ साथ आप लोग ये भी जानिए जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक जो हमारा एक ड्रेन एज बेसिन होता है, ड्रेन एज यानी अपवाह डोरी, जो एक अपवाह डोरी होता है और एक दूसरा अपवाह डोरी होता है, उसको जो अलग करता है, उसको जो डिवाइड करता है, अलग करेगा, एक अपवाह डोरी एक ड्रेन एज बेसिन को और दूसरे ड्रेन एज बेसिन को जो डिवाइड करता है, अलग करता है, वही है जल विभाजक। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए जल विभाजक आप लोगों को समझ में आ गया, अपवाह तंत्र समझ में आ गया। अब हम जानेंगे, आप लोगों को पता होगा नदियाँ हैं, तो जो हमारा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो फिर इसको आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता है। कहीं ना कहीं मानव जो सभ्यता है, मानव का जो विकास हो, मानव की सभ्यता है, वो नदी के किनारे ही है। प्राचीन काल से नदियों का बहुत महत्व रहा है। कहीं ना कहीं जो मानव का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है ना। तो उसी टाइम प्राचीन काल से हमारे लिए नदियाँ बहुत उपयोगी रही हैं हमारे जीवन में, और जो आज तक है, ठीक है, और आगे भी रहेंगी। तो नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में।
तो फिर स्टार्ट करते हैं नदियाँ। तो पहली नदी है, हाँ नदियाँ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र जानेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा मैकर श्रेणी है, मैकर श्रेणी जो हमारा मैकर श्रेणी है यहाँ पे अमरकंटक, अनूपपुर, मैकर जो हमारा मैकर श्रेणी है, बिंद पर्वत श्रेणी है, बिंद पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहाँ से हमारे बहुत सारी प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जो हमारा बिंद श्रेणी है, मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियाँ निकलती, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों नदियों का मायका कहा जाता है? क्योंकि हमारे आपके ये पता है आप लोगों को, यहाँ पे अनूपपुर में मैकल श्रेणी है, ये बिंद पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ, यहीं से निकली हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। पहला आप लोग तो ये लिख लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा नदियों का मायका कहते हैं, पर क्यों कहते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नदियों का, एक सेकेंड, नदियों का मायका, नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, यहाँ से निकलती हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो हमारा मैकर श्रेणी है, यहाँ पर जो हमारा मैकर श्रेणी है, अमरकंटक की पहाड़ी मैकर श्रेणी है, वहाँ पर उसे हम वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाटरशेड किसे कहते हैं? वाटरशेड। मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जानते हैं? तो मैकर श्रेणी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैकर श्रेणी जो है हमारा अमरकंटक वाला, अनूपपुर वाला दिख रहा है ये, क्योंकि ये जो मैकर श्रेणी है हमारे यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है। बहुत सारी नदियों का उद्गम होने के कारण जो मैकर श्रेणी है इसको वाटरशेड के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैकर श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। एक तो नदियों का मायका पता चल गया, क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की बहुत अधिकतर नदियाँ का उद्गम यहाँ से हुआ है, इसलिए नदियों का मायका कहते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, है ना। अब फिर मैकर श्रेणी को वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम है, बहुत सारी नदियाँ मैकर श्रेणी से निकलती हैं। आगे आप लोग देखेंगे जब मैं डिटेल कराऊंगी तो, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ आप लोगों का। अब एक चीज और जानिए, जो हमारा बिंद पर्वत श्रेणी है, जो हमारा बिंद पर्वत श्रेणी है, और जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये ना जल विभाजक का काम करते हैं। बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोनों जल विभाजक का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? जल विभाजक का काम करते हैं। आप लोगों को मैंने जल विभाजक बता दिया कि जो एक अपवाह द्रोणी और दूसरे अपवाह द्रोणी को ड्रेन एज बेसिन, ठीक है, याद रखिएगा। जो एक ड्रेन एज बेसिन और दूसरे ड्रेन एज बेसिन को डिवाइड करता है वही होता है जल विभाजक। तो बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक जल विभाजक का काम करते हैं। जल विभाजक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, जल विभाजक का काम करते हैं। बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है दोनों जल विभाजक का काम करते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ये बात पढ़ने से आप लोगों को पता चल गया कौन से जल विभाजक का काम करते हैं। बिंद और सतपुड़ा पर्वत जल विभाजक का काम करते हैं। और जो मैकर श्रेणी है, मैकर श्रेणी को वाटरशेड नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाटरशेड। आप लोग रेड पेन से ऐसे करके क्रॉस फिर लिखिएगा। मैकर श्रेणी को वाटरशेड नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ आप लोगों को। चलिए अब हम थोड़ा अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अब हमने नोट डाला है अपवाह तंत्र, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। जब अपवाह तंत्र आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब क्यों इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। पढ़ाने को मैं शॉर्ट में पढ़ा सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे डिटेल कराना है ताकि आपके एक प्रश्न भी न छूटे। अगर कहीं से आ गया क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ मैम ये मैंने नहीं पढ़ा या ये तो मैंने सुना ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लगभग हर जगह से नदियाँ निकलती है, हर जगह से नदियाँ प्रवाहित होती है, हर दिशा से नदियाँ प्रवाहित होती है, चाहे वो कोई भी दिशा हो, है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए पहले
आप लोग ये जाने कि है कौन कौन सी नदियाँ किस किस साइड से प्रवाहित होती है, फिर हम उसको डिटेलिंग से करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, एक सेकेंड, उत्तर, जो हमारा उत्तर दिशा है ना, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। उत्तर की ओर थोड़ा हम जानेंगे कौन सी नदियों का डायरेक्शन आप लोग उठा के देखिएगा, प्रीवियस पेपर में पूछ लेता कि पश्चिम की ओर इनमें से कौन सी नदी का बहाव जो पश्चिम दिशा की ओर है, या इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन दे देगा नर्मदा, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो आप लोग को पता है, थोड़ा डायरेक्शन आप लोग जान जाइए। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हमारी बहुत सारी है। कौन कौन सी है? बेतवा, जो हमारी बेतवा नदी है सबसे प्रदूषित नदी बेतवा। और कौन सी है? पार्वती, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, जो चंबल है। तो लगभग कितनी नदियां जो है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? कौन कौन सी? बेतवा नदी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पार्वती, काली सिंध, चंबल, है ना। लगभग कितनी सारी नदियां जो है आपकी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोगों को दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा दिशा डायरेक्शन के बारे में। अब देखिए, अब पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा की ओर आप लोगों ने लिख लिया बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये सारी नदियां जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। अब पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं जो पश्चिम में बहती हैं? हाँ, पहले तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा, जो नर्मदा नदी है पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही होगी? अगर दिखने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आप वॉइस भी आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पेपर में आप लोगों को एक या एक से ज़्यादा प्रश्न तो देखने को मिलते ही हैं, एक तो मिनिमम है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारी नदियाँ जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। उत्तर की ओर कौन कौन सी प्रवाहित होती है? बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये सारी उत्तर नॉर्थ साइड प्रवाहित होती है, नॉर्थ साइड। और ये नर्मदा ऐसे नर्मदा प्रवाहित होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। इधर से जहाँ से उद्गम हुआ वहाँ से उसका डायरेक्शन जो अपोजिट, वही मतलब किस दिशा प्रवाहित बह रही है उस साइड, है ना। इस तरह से डायरेक्शन देखते हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, माही दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, सॉरी। और दक्षिण दिशा साउथ साइड में कौन कौन सी नदी बहती है? तो जो पेच नदी हो, पेच आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब वैनगंगा, पेच और वैनगंगा जो है वो साउथ साइड यानी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है? तो पेच और वैनगंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो? पश्चिम साइड, वेस्ट साइड में नर्मदा, ताप्ती, माही, और साउथ साइड में पेच और वैनगंगा। ठीक है। अब देखिए उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया। तो इधर साइड एक नदी जाती है आप लोगों की उत्तर पूर्व की ओर, वो कौन सी नदी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर पता है आप लोगों को उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। किसी को पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी का नाम। जी, सोन नदी, जो हमारी सोन नदी है, इसका डायरेक्शन जो है लगभग उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट, ये दिशा बहुत आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे फिर कंपेयर करोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पूछ लिया कि सोन नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दे दिया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। अभी आप लोगों ने थोड़ी कुछ नदियां हैं उनके डायरेक्शन के बारे में जाना, हम डिटेल करेंगे। एक नदी उठाएंगे बेतवा, पार्वती, काली सिंध, नर्मदा, ताप्ती, मतलब उनके सहायक नदी है, अन्य नाम सब कुछ पढ़ेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ।
कोई डाउट है आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए फिर अब हम थोड़ा सा, हमने एक वर्ड और लिखा है। हाँ, आपको मैंने अपवाह तंत्र तो बता दिया, अपवाह तंत्र होता क्या चीज है, इतना तो मैंने बताया। अब ये अपवाह तंत्र देखिए, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश डाल लीजिए, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, एक सेकेंड इसके चल नहीं रहा है। अपवाह तंत्र, तो मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं। 6 मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र है। वो कौन कौन से अपवाह तंत्र है हम देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कितने, 6 अपवाह तंत्रों में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं थोड़ा हम देखते हैं इनको थोड़ा। तो पहला अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। पहला अपवाह तंत्र है, आप लोग को अपवाह तंत्र मैंने बताया, अपवाह तंत्र वो होता है जो वाहिकाओं या नदियों के द्वारा, कोई भी चैनल्स या नदियों के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है वो अपवाह कहलाता है। और वही जो नदियाँ चैनल जो एक तंत्र बना लेती हैं, उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है, क्षेत्र बना लेती हैं, जाल बना लेती हैं, वही है अपवाह तंत्र, है ना। वहीं से और नदियाँ, सहायक नदियाँ जुड़ने लगती है, प्रवाहित होती है उसी दिशा में, वही है अपवाह तंत्र। एक अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा है? गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा है, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरा है ताप्ती अपवाह तंत्र। चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र। पहला है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र चौथा। पहला गंगा, दूसरा नर्मदा, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। और मतलब जो हमारी नदियाँ जाएंगी ना, तो किस अपवाह तंत्र में ज़्यादा जाती है, किस साइड में ज़्यादा जाती है ना, तो वही थोड़ा सा जानेंगे। तो ये माही अपवाह तंत्र, माही नदी का अपवाह तंत्र या माही अपवाह तंत्र। और 6 नंबर जो है महानदी, 6 नंबर जो है महानदी, माही अपवाह तंत्र। और 6 नंबर जो है महानदी अपवाह तंत्र, 6 नंबर महानदी अपवाह तंत्र। तो टोटल कुल कितने अपवाह तंत्र हो गए? टोटल 6 अपवाह तंत्र हो गए। हम थोड़ा देखेंगे इनको थोड़ा सा अच्छे से। तो गंगा अपवाह तंत्र मतलब गंगा बेसिन में हमारी जो हमारा गंगा अपवाह तंत्र है, वहाँ पे कुछ नदियाँ जाएंगी। नर्मदा अपवाह तंत्र है, ताप्ती अपवाह तंत्र है, गोदावरी, माही और महानदी। तो जो मध्य प्रदेश में टोटल अपवाह तंत्र हो गए, मतलब उधर से जो नदियाँ जाती हैं, तो 6 हो गए। दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 6 हो गए। इनमें से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? गंगा अपवाह तंत्र है। इसका लगभग 2,02,070 किलोमीटर, तो 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसका लगभग 2,02,070 वर्ग किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो गंगा अपवाह तंत्र है। 2,02,070 वर्ग किलोमीटर इसका गंगा अपवाह तंत्र का जो लगभग क्षेत्र है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का, मतलब यहाँ से ज़्यादा नदियाँ जाती हैं। और फिर सेकेंड नंबर बड़ा है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये लगभग 86,930 वर्ग किलोमीटर में है। 86,930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्र। कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र का। और ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। ये दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। पहला सबसे बड़ा है गंगा अपवाह तंत्र, इसका क्षेत्र बेसिन बहुत ज़्यादा है। और फिर नर्मदा है, नर्मदा लगभग 86,930 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्र। और देखिए अपवाह तंत्र एक तरह से, जैसे अब मैं नदी स्टार्ट करूँ तो आप लोग को समझ में आएगा कि अपवाह तंत्र क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र, इतना जानिए। मतलब यहाँ बस इतनी इस अपवाह तंत्र में नदियाँ जाती हैं या इसी क्षेत्र से गुजरती हैं, ये जाल है। ठीक है, अब चलिए, या इनसे जाकर नदियाँ हमारी मध्य प्रदेश की मिल जाती हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, हटा देते हैं। आप लोग को इतना समझना
था बस। आप समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट इतने में? हमने अपार तंत्र के बारे में जाना, कुछ फैक्ट जाने कि मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में थोड़ा फैक्ट जाना। अब हम यहाँ से नदियाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नदी, सबसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी जिसे कहते हैं, कौन सी है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है सबसे बड़ी नदी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम। ये जो लगभग सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है ना? बड़ी नदी है तो ज़्यादा बांध बनते हैं, ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, ज़्यादा सिंचाइयाँ हो पाती हैं, है ना? और एक तरह से ये नदी सूखती भी नहीं है क्योंकि इसमें रेवा जो रेत होती है ना, रेत होने के कारण ये सूख भी नहीं पाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो चलिए आप इस नदी को पूरे डिटेल से अच्छे से करेंगे। इसका अन्य नाम, इसकी सहायक नदियाँ, बहुत एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बहुत पूछा गया है। बोल देगा ऊटी, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? प्रश्न कैसे बनते हैं? ऊटी, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या फिर चंबल? ऑप्शन दे देगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए। या फिर 4 ऑप्शन दे दिया कि बंजर, हिरन, हथनी और कोई एक और दे दिया, मान लीजिए दूध, कोई दूधी नहीं, कोई और दे दिया, सोन दे दिया। तो बोलेगा इनमें से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सहायक नदियाँ पता होगी तो आप लोग गलत जो रॉन्ग आंसर होगा पता कर लोगे, ठीक है? तो चलिए नर्मदा नदी का हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, इतना तो आप लोग को पता है। तो देखिए नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो क्या था? रेवा। रेवा दिख रहा है, यहाँ पे लिखती हूँ। जो रेवा नाम था वो प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जानते थे? तो रेवा नाम से जानते थे, ठीक है? अब आप लोग को नर्मदा नदी निकलती कहाँ से इतना पता होगा। नर्मदा नदी जो है मैकरश्रेणी अमरकंटक पहाड़ी से, मैकरश्रेणी दिख रहा है, मैकरश्रेणी अमरकंटक पहाड़ी से, यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए गुजरात के पास भरूच में जाकर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है? गुजरात जो हमारा राज्य है वहाँ पर भरूच स्थान पर, गुजरात भरूच में खंबाती खाड़ी में, अरब सागर या खंबाती खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है? तो ये जो है क्रमशः उत्तर में बिंद की पहाड़ी और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों में भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए, है ना? भ्रंश घाटी के बीच से भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए भ्रंश घाटी के बीच से प्रवाहित होती है, क्योंकि उत्तर में बिंद का पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस में देखेंगे तो मैंने पूरे पहाड़ियों पूरा क्षेत्र बताया हुआ है कि कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोग एक बार उसको देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, है ना? तो लगभग क्या होती है जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वो कैसे प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी मैकरश्रेणी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए गुजरात के भरूच के पास अरब सागर या खंबाती खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गिर जाती है, ठीक है? इतना जाना आप लोगों ने। अब आप जानिए कि जो हमारी नर्मदा नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है। अगर प्रश्न इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा गलत आंसर लगा देते हैं। अगर टोटल लंबाई यानी कि कुल लंबाई पूछेगा, अगर टोटल लंबाई पूछेगा नर्मदा नदी की टोटल लेंथ होगी या कुल लंबाई जो होगी कितनी होगी? 13-12 किलोमीटर। ये मतलब अगर आपके प्रश्न ऐसा पूछा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, या अगर प्रश्न ऐसे पूछा नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तब मध्य प्रदेश में टोटल है 1077 किलोमीटर, ठीक है? और टोटल लंबाई, अगर नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछ रहे, प्रश्न ऐसे आ गया कि नर्मदा नदी की कुल
कुल लंबाई कितनी है, तो 13-12 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश में कुल लंबाई तो 1077 किलोमीटर। और आपको पता है कि ये 3 राज्यों को टच करती है, नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक गुजरात है, तो गुजरात में लगभग 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर, और कहीं कहीं 172 भी दे रहता है, तो गुजरात में लगभग 157 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और सबसे कम महाराष्ट्र में 72 किलोमीटर, सबसे कम महाराष्ट्र में। आप लोगों को हाँ ये पता होना चाहिए कि नर्मदा 3 राज्यों को टच करती है। नर्मदा की सीमा जो है, नर्मदा नदी की जो है 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, या सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सेकेंड जो है गुजरात में है, और थर्ड जो है महाराष्ट्र में। तो ये भी नोट कीजिए, 3 राज्यों में, MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र, आप लोगों को ये, बहुत लोग बच्चों को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में, ये नीचे साइड दक्षिण में कुछ इसका हिस्सा है ना इधर पे, वो महाराष्ट्र, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी टच करता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में थोड़ी सी लंबाई है इसकी। तो सबसे ज़्यादा इसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, फिर गुजरात में और महाराष्ट्र में। 3 राज्यों की सीमा को, लगभग 3 राज्यों में थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा सा महाराष्ट्र में, थोड़ा गुजरात में, और थोड़ा ज़्यादा इसका हिस्सा जो है कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। तो 3 राज्यों को टच करती है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टोटल लेंथ जब कुल लंबाई पूछ लेगा तो 13-12 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में कुल लंबाई तो 1077 किलोमीटर, ये है नर्मदा नदी। अब इसका प्राचीन नाम रेवा हो गया। अब इसके अन्य नाम भी है। क्या हम रेवा बस से जानते हैं इसको? नहीं, इसके और भी नाम है, वो हम देखेंगे। चलिए, इसके जो अन्य नाम है, चलिए नोट कीजिए, इसका और भी नाम है, वो कौन कौन सा है? मैकलसुता, मैकलसुता। जो मैकलसुता है वो किस, अगर प्रश्न आ गया मैकलसुता इनमें से किस नदी का नाम है, अन्य नाम है, तो कौन क्या होगा? मैकलसुता, क्योंकि ये मैकल श्रेणी से निकलती है इसलिए इसको मैकलसुता भी कहते हैं। सोमप्रभा, सोमप्रभा, जो सोमप्रभा है वो किस नदी, अन्य किस नदी का अन्य नाम है? हमारे नर्मदा नदी का। निबुद्धा, निबुद्धा, निबुद्धा किस निबुद्धा भी हमारे मैकलसुता, सोमप्रभा, निबुद्धा, शिवपुत्री, शिवपुत्री, ये सब नर्मदा के ही नाम है। नर्मदा नदी को हम शिवपुत्री भी कहते थे। निबुद्धा, सोमप्रभा, मैकलसुता, ये सारे जो अन्य नाम है वो हमारे नर्मदा नदी के हैं, नोट कर लीजिए। निबुद्धा, मैकलसुता, सोमप्रभा, शिवपुत्री, ठीक है। रेवा, रेवा तो प्राचीन काल में कहते थे, तो एक तरह से रेवा भी अन्य नाम ही है नर्मदा नदी का। प्रश्न आ गया, सोमप्रभा इनमें से, कैसे प्रश्न आएगा? सोमप्रभा इनमें से किस नदी का अन्य नाम है या दूसरा नाम है? तो किस नदी का? आप लोग को ऑप्शन दिया था नर्मदा, ताप्ती, चंबल, तो आप लोग बता दोगे कि किस नदी का है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए, ये हो गया आप लोगों का नर्मदा नदी का अन्य नाम हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। मैकलसुता, सोमप्रभा, निबुद्धा, शिवपुत्री, ये सब हमारी नर्मदा नदी का। ये मैकल श्रेणी अमरकंटक पहाड़ी से बिंद पर्वत क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए, उनके बीचों से भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए गुजरात में जाकर कहाँ, अरब सागर में मिल जाती है, भारत के पास, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का। आप जानिए, आप नर्मदा नदी की लगभग छोटी बड़ी 41 सहायक नदियाँ हैं, छोटी बड़ी टोटल मिला लिया जाए तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 41 तो लर्न करना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और कन्फ्यूजन होने लगती है। एग्जाम में हम लर्न तो कर लेंगे, याद तो कर लेंगे, पर जब कन्फ्यूजन होने लगती है पेपर में, तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं थोड़ा, तो हम उसको देखेंगे। तो चलिए, ये इतना हो गया। अब सहायक नदियाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दो। जो सहायक नदी है, सहायक नदी है मतलब वहाँ सहायक नदी क्या होती है, मतलब कि ऐसे नर्मदा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से आगे कोई एक नदी मिल गई, फिर यहाँ से आगे कोई एक नदी मिल गई, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो आकर नर्मदा में समाहित हो जाती है, नर्मदा से मिलकर फिर ऐसे फ्लो होने लगती है नर्मदा में, तो वही सहायक नदी है। तो कौन कौन सी होती है? बंजर, जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, बंजर, और कौन सी है? हिरन, हिरन, दूधी, हिरन, दूधी,
शक्कर। हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़े, तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बंजर, हिरन, दूधी, शक्कर, हथनी, ऊटी और मान। और कौन कौन सी आप लोग को पता है? वरना, एक वरना नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लगभग 41 सहायक नदी है, जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट बंजर, शक्कर, हथनी, ऊटी, हिरन, मान, दूधी, शेर, ये जितने भी जानवर के नाम आ रहे हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मान, ऊटी, शेर, दूधी, बंजर, हिरण, हथनी, वर्नार दिख रहा है? नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। वर्नार, बंजर दिख रहा है? बंजर, शक्कर, हथनी, ऊटी, हिरन, दूधी, मान, वर्नार, शेर, ये सारी जो है लगभग हमारे नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी में छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो इनमें से कुछ नदियां हैं जो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हो गया आप लोगों का? इतना क्लियर हुआ? हमने नर्मदा नदी का अन्य नाम जाना, ये अन्य नाम है, यानी इसको और किस नाम से जानते हैं, और ये सहायक नदियों के नाम हो गए, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। बंजर, शक्कर, हथनी, ऊटी, दूधी, मान, वरना, शेर, ये सारी किसकी सहायक नदी है? अगर मान लीजिए दूधी आ गया तो दूधी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताइए किसकी सहायक नदियां हैं? दूधी नर्मदा नदी की, ठीक है, गुड। चलिए अभी हम इसको हटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे कुछ देखते हैं। तो जो नर्मदा नदी है लगभग 15 जिलों से मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से प्रवाहित होती है, 15 जिलों से में बहती है ये। हाँ, एक चीज़ और जानिएगा, जो नर्मदा नदी है वो जौड़ नदमुख का निर्माण करती है ना, क्योंकि इसमें अपसाद नहीं होते हैं, तो ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें अपसाद नहीं होते हैं। तो ये डेल्टा का निर्माण ना करके किसका, एस्चुरी या जौड़ नादमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जौड़ नादमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जो लगभग 27 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 27 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जौड़ नादमुख का निर्माण करती है और इसकी लंबाई लगभग, अब ये क्या है, देखो ये ऐसे भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इसमें अपसाद नहीं होता, इसलिए बहुत सारी नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती है। अब पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नदी जो जौड़ नदमुख का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, और इसकी लंबाई, जौड़ नदमुख की लंबाई 27 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये जौड़ नदमुख का निर्माण करती है और इसकी लंबाई 27 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तो इसमें कोई अपसाद नहीं होता, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण ना करके जौड़ नदमुख का निर्माण करती है, और ये 27 किलोमीटर क्षेत्रफल, इसमें 27 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो नर्मदा नदी है, मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिले? एमपी के लगभग, मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से, 15 जिलों या 15 जिलों से प्रवाहित होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। इतना पता चल गया। ये जौड़ नदमुख आ जाएगा प्रश्न अगर पेपर में, कि इनमें से कौन सी नदी जो जौड़ नदमुख का निर्माण करती है, तो कौन सी है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती या बेतवा। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो 2017 है उसमें नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो 2017 में नर्मदा नदी को, हमारी जो नर्मदा नदी है, जीवनदायिनी नदी है, इसको ही जीवित नदी का दर्जा दिया गया। अभी 2017 में, मतलब इतना पुराना नहीं है, 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया। किस नदी को? नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। जीवित नदी का दर्जा किसको दिया गया है? नर्मदा नदी को। जो हमारी नर्मदा नदी है, इसी नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। नोट कर लीजिए, 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। इतना कंफर्म हो गया आप लोग का?
जौर नद मुख का निर्माण करती है, इसकी लंबाई 27 किलोमीटर है और नर्मदा नदी को ही जीवित नदी का दर्जा दिया गया है 2017 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आप लोगों को मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर छूट गया है तो आप लोग देख लो। और नर्मदा नदी लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, 15 जिलों को जाती है, ये बहती है। तो वो 15 जिले कौन से हम देखेंगे। जिले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। और अगर पीसीएस कर रहे तो फिर तो उसके लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर देखते हैं वो 15 जिले कौन कौन से हैं, थोड़ा उन पर एक नज़र डालते हैं हम 15 जिलों पे। इतना क्लियर हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। दिखता तो है, आप लोग बाद में अगर यहाँ पर अच्छे से समझ गए, आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया तो फिर अगर बाद में आप लोग देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2017 में किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए। किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है और वो कब दिया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सी नदी को जीवित नदी का दर्जा दे दिया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और किस सन में दिया गया है ये भी बताइएगा मुझे जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नर्मदा नदी को दिया गया, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि 15 जिले कौन कौन से हैं। तो 15 जिले हैं, ये देखिए यहाँ से प्रवाहित होंगे हमारी नर्मदा नदी, ये तो दिख रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बहती। अब देखिए यहाँ पर डिंडोरी, जो डिंडोरी जिला है, डिंडोरी आप लोग लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिला। डिंडोरी, मंडला ये थोड़ा नीचे है पर मैंने इसे बनाया है तो इसलिए ना ये जिले थोड़ी नीचे नीचे आएंगे, है ना। यहाँ पे है मंडला। फिर जबलपुर जो हमारा डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया। रायसेन में क्या प्रवाहित होती है, जल्दी से मुझे बताइए। रायसेन जिले में क्या नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, रायसेन जिले में बताइए, यस या नो, यस और नो, आंसर दीजिए यस और नो में। रायसेन जिले में होती है, यस, गुड, जिनका सही है तो वेरी गुड। रायसेन में भी हमारी प्रवाहित होती है। नरसिंहपुर जिला जो है हमारा, वहाँ भी प्रवाहित होती है। और कौन कौन से जिले हैं जल्दी से बताइए। होशंगाबाद। देखिए जिले थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, मैंने ऐसे प्रवाहित होती है ना इसलिए इधर उधर लिख रही हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हरदा, होशंगाबाद, हरदा दिख रहा है, बोल रही हूँ ना कौन कौन से जिले लिखे मैंने। डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा। और कौन से होते हैं, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर है ना खंडवा, यहाँ पर खरगोन, मैं यहीं पे लिख के दे रही हूँ, खंडवा, खरगोन। और कौन से, धार, बड़वानी, झाबुआ में प्रवाहित होता है, हाँ होता है झाबुआ, यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस जिलों का नाम याद कीजिए, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आप लोग को जिले का नाम याद हो। झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ इधर होगा मुझे पता, अलीराजपुर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि जिला मैम ये यहाँ होगा वहाँ होगा, वो मैंने आपको बताने के लिए ऐसे इस साइड जगह की वजह से लिख दिया, ठीक है। कौन कौन से जिले हो गए, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, झाबुआ, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी। लगभग हमारे 15 जो जिले हैं। अब एक अमरकंटक, अनूपपुर जिला तो है ही आप लोगों का, तो आप लोगों ने जाना कि नर्मदा नदी जो है लगभग 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कितना हो गया, कितने जिले हैं, 15 जिले, 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। आप लोग को जिलों का नाम याद होना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिलों का नाम। आप लोग को अगर आ गया कि क्या झाबुआ जिले से नर्मदा नदी गुजरती है, अब आप लोग को पता ही नहीं है कि गुजरती है कि नहीं गुजरती है, मतलब अगर आप लोग को जिले पता है तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई जगह, कोई स्थान दे दिया और पूछ लिया कि ये किस नदी के तट पर है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ना, तो जब पूरा डिटेल करोगे तभी पता होगा। तो कौन कौन से जिले हैं एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। डिंडोरी, मेरे साथ बोलिए आप लोग, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, झाबुआ,
खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा, नरसिंहपुर, है ना। लगभग 15 जो जिले हैं, यहाँ से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट? अन्य नाम जाना, सहायक नाम जाने, किस जिले में प्रवाहित होती है, क्या कैसा है, क्या बनाती, क्या नहीं बनाती है। अब देखिए, इतना हो गया आप लोग को। अब नर्मदा नदी में बहुत सारे बांध हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं। तो जलप्रपात और बांध के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बताना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, अब जितना पढ़ लो उतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए, कपिल धारा या दुग्ध धारा जो अनूपपुर में है, अनूपपुर अमरकंटक में, ये क्या मैं बता रही हूँ, जलप्रपात, जो वाटरफॉल जलप्रपात है, इस जलप्रपात कौन कौन से, कपिल धारा, नाम बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना। कपिल धारा ये कहाँ पर है, अमरकंटक अनूपपुर में। कपिल धारा पहला जलप्रपात कपिल धारा है, ये अमरकंटक अनूपपुर में है, ठीक है, कपिल धारा। दूसरा कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात, ये जबलपुर में है, धुआंधार। इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। पहला है कपिल धारा, कपिल धारा, और ये कहाँ पर है, कपिल धारा जो है ये अमरकंटक अनूपपुर में है, अनूपपुर में, अनूपपुर में है। और दूसरा है, कौन सा है दूसरा, जल्दी बताइए। सभी को मोस्टली लोग घूमने गए होंगे, आप लोग घूमने गए हैं क्या, भेड़ाघाट गए हैं क्या, धुआंधार देखने, दुग्धधारा, ये कहाँ पर है, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में। दुग्धधारा या धुआंधार जलप्रपात जो है वो है भेड़ाघाट में, जबलपुर में, जबलपुर में। और फिर है सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, जल्दी बताइए, अगर किसी को पता है कमेंट करके बताइए कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है। ये है महेश्वर, खरगोन में, जो हमारा खरगोन जिला है, यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ये मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा जगह की वजह से। कौन सा, सहस्त्रधारा दिख रहा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये है महेश्वर खरगोन में, महेश्वर खरगोन, महेश्वर जगह है, महेश्वर कहाँ, ये खरगोन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, खरगोन। अगर कुछ प्रश्न आ गया, सहस्त्रधारा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है, प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी। ये महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है, इतना पता हुआ। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा, और एक और है, और भी जलप्रपात है खंडवा में, हमारे खंडवा जिले में है। वो कौन से जलप्रपात है, दादरी माधाता, दादरी और मंधाता जलप्रपात, कहाँ, खंडवा, ये जो खंडवा है ना, यहाँ पर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, दादरी और मंधाता, दिख रहा है, दादरी और मंधाता, ये दोनों दादरी और मंधाता जलप्रपात दोनों, ये है खंडवा जिले में, खंडवा में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, दादरी मंधाता, जल्दी से नोट कीजिए, दादरी मंधाता कहाँ पर है, हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। धुआंधार कहाँ है, धुआंधार बीच में लिखा, धुआंधार कहाँ पर है, तो धुआंधार है जबलपुर में, ठीक है। धुआंधार कहाँ है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में, दिख रहा है। कपिल धारा अनूपपुर में, दादरी मंधाता खंडवा में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में स्थित है। ये हमारे जलप्रपात वाटरफॉल हो गए, धुआंधार जबलपुर, कपिल धारा, अगर नहीं दिख रहा मैं बोल रही, धुआंधार जबलपुर, कपिल धारा अनूपपुर, दादरी मंधाता खंडवा, और सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन जिले में है। इतना आपको पता, ये सारे नर्मदा नदी का पढ़े, जितना भी हम अभी तक पढ़े हुए नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्मदा नदी हमारा टॉपिक आज का है, नर्मदा नदी, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये नर्मदा नदी जिन 15 जिलों से प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के, वो लिखा गया है। अब ये नर्मदा नदी के क्या हमने लिखे, जलप्रपात,
धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये धुआंधार जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी पर, जो जबलपुर में है। कपिलधारा अनूपपुर में बनता, अनूपपुर जिले में है, और ये अमरकंटक अनूपपुर में बनता है। दादरी मंधाता जो है खंडवा में है जलप्रपात, और शहद धारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में, ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित, नर्मदा नदी में बनते हैं। ठीक है, बट ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए बहुत सारे दार्शनिक स्थल भी हैं, तो वो भी जानना चाहिए कि कौन कौन से दार्शनिक स्थल है किस नदी के तट पर है। तो उनमें से 64 योगिनी, 64 योगिनी आप लोग बताइए 64 योगिनी कहाँ है, किस स्थान पर है? 64 योगिनी दार्शनिक स्थल है एक, 64 योगिनी वो किस स्थान पर, किस जगह पर है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए किस जगह पर है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, जगह की कमी की वजह से मैंने लिख किया था। बस आप लोग पढ़ते सुनते जाइए, सुनने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, बस सुनते जाइए। ठीक है, अब देखिए अब हमारे बच्चे नर्मदा नदी पर बांध, तो सिर्फ अब नर्मदा नदी पर बांध हो गए, बांध है उसको हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, और बांध के बाद फिर हम दूसरी नदियाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा हाँ बांध बचा है, और नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो नर्मदा नदी पर राइटर लेखकों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों के नाम भी हम थोड़ी अगली क्लास में जानेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से उनके कौन से राइटर हैं, तो वो हम अगली क्लास में जानेंगे। आज आप लोग इतना बहुत आप लोग को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए आज के लिए। तो एक बार आप लोग सीरीज बाई सीरीज मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा, और कोई मैं अगर नर्मदा नदी करा रही हूँ तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग को छोड़ नहीं रही हूँ ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो आप लोग को इससे बेशक आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग देखिए, और कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।